ग्लोबलाइजेशन के इस पेपर में अब हम लोग सेकंड सेक्शन में आ चुके हैं और हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और जैसा कि मैंने पिछले क्लास में भी बताया कि अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे और यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र की बात अगर नहीं होगी तो आपका पूरा का पूरा जो काम है वो अधूरा है। आपकी पूरी की पूरी पढ़ाई, आपका चर्चा जो है वो अधूरा है। तो आज हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस के बारे में। हमने पिछले क्लास में भी कुछ कुछ बातें की थी, लेकिन यूनाइटेड नेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हम चाहें तो पूरा सेमेस्टर, पूरा साल पढ़ सकते हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में। तकरीबन 1945 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ। अभी कितने साल हो गए यूनाइटेड नेशंस के? 55 ईयर्स और 23। कितने हो गए? 55 और 23 78 ईयर्स हो गए, है ना। भारत की आजादी का 75वां साल चल रहा है, तो 2 साल और उसमें जोड़ दीजिए, 77 ईयर्स। तो ये एक संगठन 77 ईयर्स पुरानी है। उसका काम बहुत बढ़ चुका है। वो न सिर्फ युद्ध को रोकने यानी वार को एवॉइड करने के लिए काम करती है, कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए काम करती है, और राज्यों के बीच में वो एक तरह का कोऑपरेशन बनाने के काम करती है। बल्कि यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे जो संगठन हैं वो लोग आर्थिक और सामाजिक भलाई के लिए, तरक्की के लिए भी काम करते हैं। तो हम एक बार फिर कुछ कुछ चीजों को आज यहां पे बात करेंगे। और आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि यूनाइटेड नेशंस की अपनी एक वेबसाइट है। आप सब लोगों के पास इंटरनेट और मोबाइल है, कंप्यूटर है। आप जाइए, खुद से पढ़िए। यूनाइटेड नेशंस का है, WHO का है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है, UNDP का है, UNHRC का है, यूनेस्को का है, यूनिसेफ का है, UNHCR का भी है। तो ये सारे संगठन के आपको वेबसाइट जो हैं वो आपके पास हैं। तो आप वहां जाइए और वहां जाने के बाद कुछ इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए। देखिए क्या क्या एक्टिविटीज उनकी हैं, उनके जनरल सेक्रेटरी के बारे में जानिए, अबाउट द ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानिए, क्या क्या प्रोग्राम हुआ। और एक और चीज है, उनके वेबसाइट पर बहुत सारे वीडियो भी हैं। मैंने देखा बहुत सारे वीडियो भी हैं, मैंने ग्रुप में शेयर भी किया था। तो वीडियो के माध्यम से भी 5 मिनट या 10 मिनट का जो वीडियो है उससे भी बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी और आपके दिमाग पे एक इमेज भी उसका पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। सबसे पहली बात यह है कि मैंने पिछले क्लास में भी आप लोगों से चर्चा किया था कि यूएन चार्टर जो है वो आपको 26 जून 1945 में साइन किया गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, है ना। कैसे यूनाइटेड नेशंस जो है वो आ रहा है, उसकी उत्पत्ति कैसे हो रही है, कैसे वो आगे बढ़ रहा है, उसकी स्थापना कैसी हो रही है। तो उसके पीछे में आपको कुछ बैकग्राउंड समझना होगा। सबसे पहली बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरी विश्व युद्ध, है ना। जो आपका जो युद्ध हुआ था, जो 1939 से 1945 के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसमें बहुत ज्यादा तबाही हुई थी। आपको भी पता है, दुनिया के बहुत सारे देश बर्बाद हो गए थे, यूरोप भी बहुत ज्यादा तबाह हुआ था। और उस वक्त ये जरूरत महसूस की गई कि अगर कोई बहुत ही ताकतवर और बहुत ही असरदार अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं बनेगा तो मानवता को बचाना बहुत ही मुश्किल होगा। और इसलिए इसी सारे मतलब जो युद्ध, लड़ाई झगड़े, खून खराबा, इसी सारी चीजों को देख के जो मानवता दुखी हुई, तो उसके बाद यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई। आप लोगों को यह भी बात पता है कि यूनाइटेड नेशंस बनने से पहले 1920 में कुछ उससे मिलता जुलता एक और संगठन बना हुआ था जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। क्या नाम था उसका? लीग ऑफ नेशन। आप ये भी जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेके 1918 के बीच में हुआ था।
और उसमें भी बहुत लोगों की जानें गई, बहुत तबाही हुई। उसके बाद से जो जीतने वाले जो मुल्क थे, है ना, उन लोगों ने कोशिश की कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए, एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया जाए जो युद्ध को रोके, शांति को स्थापना करे। तो लीग ऑफ नेशंस बना, लेकिन लीग ऑफ नेशंस की अपने बहुत सारी खामियां थी। इस पे हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। उनकी खामियां ये थी कि उनके कोई इफेक्टिव पावर नहीं थे और बहुत सारे मेजर कंट्रीज जो थे वो उनके मेंबर भी नहीं बन पाए थे। तो यूनाइटेड नेशंस बनने से पहले हमारे पास एक उसका इतिहास है जिसका नाम है लीग ऑफ नेशन, जो कि 10 जनवरी 1920 को बना और जो एलाइड फोर्सेस थे, जो मित्र देश थे, उनकी कोशिशों की वजह से बना। और उनकी ये कोशिश थी कि युद्ध ना हो, कोऑपरेशन को प्रमोट किया जाए। मगर यूनाइटेड नेशन से पहले लीग ऑफ नेशन जो था युद्ध को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रहा और नाकाम था तभी ही दूसरे विश्व युद्ध हो गया। तो जब दूसरे विश्व युद्ध होने के बाद जब दुनिया तबाह हो गई, तब लगा कि नहीं, अब हमको फिर से एक नए संगठन बनाने की जरूरत है। और जो लीग ऑफ नेशंस जो हैं उनकी जो कमियां हैं, जो लीग ऑफ नेशंस की जो कमियां हैं, उस कमियों को दूर करना है और हमें एक अच्छा संगठन बनाना है ताकि हम दुनिया को शांति के रास्ते पे लेके चलें। और जो जो खामियां थी, जो पहले एक्सपेरिमेंट किया गया था, उनको ध्यान में रखा गया और यूनाइटेड नेशंस नाम की एक संस्था जो थी उसको बनाई गई, अंतर्राष्ट्रीय संस्था। मैंने आपको बताया कि चार्टर साइन किया गया यूनाइटेड नेशंस का। ये आपको इंटरनेट पे मौजूद है, आपको यूएन की वेबसाइट पर भी मौजूद है। आप गूगल करेंगे यूएन चार्टर तो मिल जाएगा। मुझे नहीं पता कि उसका हिंदी अनुवाद हुआ है कि नहीं। अगर नहीं भी हुआ है तो आप अंग्रेजी भी एक बार पढ़ने की कोशिश की, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आप सब लोगों ने 12वीं में इंग्लिश पढ़ी है, तो आप अगर उसको पढ़ेंगे तो उससे यूनाइटेड नेशंस का विजन क्या है उसके बारे में आपको पता चलेगा। क्या करना चाहता है, क्या करेगा, उसका लक्ष्य क्या है, किन किन मुद्दों को वो टच करेगा, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आप भारत की राजनीति को समझना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन सा है, बोलिए? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान जो है या जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जरूरत क्यों आन पड़ती है? इसलिए आ पड़ती है कि इस किसी भी मुल्क को चलाने के लिए, किसी भी मुल्क को आगे बढ़ने के लिए एक आपका एक एग्रीमेंट होना चाहिए ना, कि क्या हम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो एक कायदा और कानून के मुताबिक आपको चलना पड़ता है अगर आपको सामूहिक जिंदगी जीनी है तो। और कई बार क्या होता है, इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, कई बार स्वार्थ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। जैसे फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का मालिक जो है उसके स्वार्थ अलग हैं, वो चाह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा हम काम लें, और फैक्ट्री का जो मजदूर है वो चाह रहा है कि भाई हमारा शोषण ना हो। तो दोनों के अधिकारों में और दोनों की जो ये है इंटरेस्ट है, स्वार्थ है, उसमें कहीं ना कहीं टकराहट है। तो इस टकराहट को दूर करने के लिए आपको एक कानून बनाना पड़ेगा कि मजदूर इतने घंटे काम करेगा, मजदूर को ये सुविधा देनी होगी, मजदूर को इतनी सैलरी देनी होगी, मजदूर को इतनी न्यूनतम मजदूरी देनी पड़ेगी। अगर उसका वायलेशन हुआ तो पुलिस आपके ऊपर या अदालत आपके ऊपर कार्रवाई करेगी, है ना। तो मैंने ये कहा कि किसी भी देश को समझने के लिए वहां का संविधान, वहां का कॉन्स्टिट्यूशन, वहां का आईन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कुछ उसी तरह का एक विजन डॉक्यूमेंट, कुछ उसी तरह की बातें यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में भी लिखी गई है, चार्टर में भी लिखी गई है। तो मैं आपको अगर 10 घंटा पढ़ाऊं यूनाइटेड नेशंस ये है, यूनाइटेड नेशंस वो है, अगर आपने 1 घंटा यूनाइटेड नेशन के चार्टर को पढ़ लिया तो आप मुझसे ज्यादा जान जाएंगे कि यूनाइटेड नेशंस क्या है और क्या नहीं है, किन किन इश्यूज को ये उठाएगा, किन किन इश्यूज पे वो खामोश है। तो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को जब साइन किया गया तो उसके साथ ही यूनाइटेड नेशंस बनने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई। और आप देखेंगे कि ये जून में साइन किया गया, 26 जून को 1945 को,
और फिर 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर 1945 को यूएन जो है वो फाउंड हो गया, उसका स्थापना हो गई। और शुरुआती दौर में जब इसकी स्थापना हुई तो 51 फाउंडिंग मेंबर्स थे, जो उसके जो संस्था में जो बनी तो उसके जो ओरिजिनल सदस्य थे, है ना, उसके टोटल मेंबर्स थे 51, है ना, उसके टोटल मेंबर्स थे 51। बाद में इंडिया, कुछ ही दिनों के बाद इंडिया ने भी उसको ज्वाइन किया यूनाइटेड नेशंस को। तो जब इंडिया ने उसको ज्वाइन किया तो ये सवाल हम इंडियंस के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, कोई पूछ भी सकता है कि भारत ने कब यूएन में ज्वाइन किया, यूएन को कब ज्वाइन। भारत ने यूनाइटेड नेशंस को 30 अक्टूबर 1945 को उन्होंने ज्वाइन किया। और सबसे पहला जो प्रोग्राम था यूएन का, जो सबसे पहला जो लक्ष्य था, पहला गोल यूएन का क्या है? सिंपल, एवॉइड वार, वार को रोकना, युद्ध को रोकना। सबसे पहला गोल नंबर 1। आप स्टूडेंट हैं, आपका पहला गोल क्या है? पढ़ना, है ना। तो उसी तरह से इनका पहला गोल था युद्ध को रोकना, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के में तबाही हो चुकी ना, इतने लोग मर गए, तबाह हो गया, लाखों लोग मर गए, हजारों लाखों लोग जख्मी हो गए, मर गए। तो पहला उसका पॉइंट है एवॉइड वार, वार को रोको। और आज के दौर में अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें यूनाइटेड नेशंस के 51 मेंबर्स जो थे वो आज बढ़ के 193 मेंबर्स हो गए हैं। 193 स्टेट्स हैं उसके मेंबर, है ना, 193 193 मेंबर्स जो हैं वो उनके हो चुके हैं आज। तो अब आप बताइए इतने सालों में क्या यूनाइटेड नेशंस का काम बढ़ा है या घटा है? हाँ, उसकी एक मतलब मिसाल ये है कि भाई पहले इसके 51 मेंबर थे, आज 193 मेंबर्स होंगे। और मेंबर्स कौन है? कोई इंडिविजुअल नहीं है, राष्ट्र राज्य है, नेशन स्टेट है। स्टेट है, इंडिया है, पाकिस्तान है, इंग्लैंड है, आपको नेपाल है, आपको श्रीलंका है ना, अमेरिका है, चाइना है, रसिया है। इस तरह के राज्य जो हैं, स्टेट जो हैं, नेशन स्टेट जो हैं, वो इसके मेंबर्स हैं। आज हैं 193। एक और अहम बात आपको याद रखनी होगी कि यूनाइटेड नेशंस में जो हैं उसमें मेंबर्स को जो अधिकार मिले हुए हैं वो बराबर हैं, है ना। यूनाइटेड नेशंस का जो जनरल असेंबली है उसमें सारे राज्यों को उसमें जगह दी गई है। एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल वहां पे काम करता है। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि सबके लिए बराबर है वो, है ना, चाहे छोटा राज्य हो चाहे बड़ा राज्य हो, सबको वहां पे मेंबर बनाया गया है। वहां सारे कंट्रीज को एक बराबर अधिकार है और सबको वोटिंग करने के भी अधिकार है ना। जैसे भारत देश में लोकतंत्र में कोई अमीर हो या गरीब हो, सबके वोट की कीमत एक ही होती है कि नहीं होती है? उसकी ताकत एक ही होती है कि नहीं होती है? उसी तरह जनरल असेंबलीज में जो 193 मेंबर्स होंगे उनके एक एक वोट होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा कंट्री हूं तो मैं एक वोट दूं और वहां पे कहूं कि मेरे 10 वोट हो गए, ऐसा नहीं चलेगा। छोटे देश अगर वोट करते हैं तो उसकी भी उतनी ही अहमियत है जितनी कि बड़े देश की है। लेकिन मैंने ये भी बताया कि इसी यूनाइटेड नेशंस का एक और मेंबर है, एक और बॉडी है जिसको कहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में सिर्फ 5 ही परमानेंट मेंबर्स हैं, तो वहां पे ये सबको बराबरी नहीं है ना। और सिक्योरिटी काउंसिल्स के जो 5 मेंबर्स हैं उनके पास एक वीटो पावर होता है। वीटो पावर का मतलब है कि अगर वो किसी चीज से असहमति जताएं तो वो अपनी असहमति जता सकते हैं। और एक बार वीटो पावर का अगर उन्होंने इस्तेमाल किया तो क्या होगा कि वो चीज आगे नहीं जा पाएगी, एक ब्रेक उन्होंने लगा दिया। तो जो मेजर पावर्स हैं उनके पास वो एक पावर है, वो आपको एक पावर है जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आगे के क्लास में जब जाएंगे
तो पढ़ेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के बहुत सारे जब झगड़े चलते थे, जब कॉन्फ्लिक्ट होते थे और कोई मामला यूएन में फंसता था, तो भारत अपनी मदद के लिए रशा का मदद लेता था और रशा कई बार वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत की सहायता करता था। अब इस डिटेल्स में हम कभी और जाएंगे। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जो जनरल असेंबलीज हैं वहां पे यूनिवर्सल प्रिंसिपल चल रहे हैं। जनरल असेंबली में यूनिवर्सल प्रिंसिपल चल रहे हैं और सिक्योरिटी काउंसिल्स में 5 ही स्पेशल मेंबर्स को बहुत ज्यादा पावर दिया गया, वीटो पावर दिया गया। बाकी जो कंट्रीज हैं वो कह रहे हैं भाई हमें भी इसमें मेंबरशिप दो, क्योंकि आज के दौर में जो है दुनिया बहुत बदल चुकी है। जो 5 मेंबर्स थे, अब बहुत सारे नए नए जो देश हैं वो उभर रहे हैं और उनको भी जगह मिलनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर में के जो जनरल असेंबलीज है वहां एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, वहां सब राष्ट्र को एक बराबरी है। लेकिन जो सिक्योरिटी काउंसिल है वहां पे बराबरी नहीं है, वहां पे 5 ही मेजर पावर को वीटो पावर दिया गया है ना। और वो वीटो पावर बहुत ही ताकतवर चीज है, हम कभी डिटेल में बात करेंगे, है ना। वो बहुत ही ताकतवर चीज है। तो अभी भी भारत, जापान, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, ये जो कंट्री जो हाल के सालों में उभरे हैं उनके अंदर में भी ये उम्मीद है भाई मुझे क्यों नहीं बना रहे हो। अगर सबको बना दिए तो फिर सिक्योरिटी काउंसिल फिर क्या हो जाएगा, जनरल असेंबली बन जाएगा। तो ये सारी चीजें वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये सवाल आते हैं कि क्या भारत को सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनाना चाहिए, ये भी आता है। सवाल यह है कि भारत सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर तो बनने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन जो पड़ोसी हमारे देश हैं अगर उनके साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है तो उसका क्या असर पड़ेगा, है ना। तो ये बहुत सारी पेचीदगियां हैं। खैर, अब आपको एक और चीज याद रखनी पड़ेगी कि राष्ट्र या जो स्टेट्स होते हैं ये बनते हैं और बिगड़ते हैं। मतलब अगर आप 1945 में जाओगे या 1950 में जाओगे या 60 में जाओगे या 70 में जाओगे तो नंबर ऑफ कंट्रीज एक नहीं होते हैं, है ना। एक कंट्रीज 2 कंट्रीज में बदलते हैं कि नहीं बदलते। जैसे भारत एक देश था, 1947 में उसके डिवीजन हुए तो पाकिस्तान और इंडिया हो गया। फिर पाकिस्तान का डिवीजन 1971 में हुआ तब बांग्लादेश और पाकिस्तान हुआ। तो नए नए राष्ट्र उभरते हैं कि नहीं उभरते हैं। और कई सारे राष्ट्र ऐसे थे जिनको पहले गुलाम बना के रखा गया था, जो कॉलोनियल पावर थे, उपनिवेशवाद की वजह से वो गुलाम थे। तो जब उनको आजादी मिली तो उन्होंने भी एक आजाद मुल्क के तौर पे यूएन के डोर पर मुझे भी मेंबरशिप दीजिए, उन्होंने भी नॉक किया। तो आप देखेंगे यही वजह है कि धीरे धीरे मेंबरशिप बढ़ रही है ना। फिर एक सवाल है कि मेंबरशिप कैसे मिलती है, नए राज्य को मेंबरशिप कैसे मिलती है। तो लिखा गया है यहां पे, स्टेट्स आर मेड मेंबर्स ऑफ जनरल असेंबली बाय ए डिसीजन ऑफ जनरल असेंबली अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। इसका मतलब हुआ कि नए मुल्क को मेंबरशिप मिलने के लिए, है ना, जनरल असेंबली को डिसीजन लेना पड़ेगा और इसके लिए रिकमेंडेशन जो है सिक्योरिटी काउंसिल करेगा। रिकमेंडेशन सिक्योरिटी काउंसिल करेगा और इस पे फैसला करेगा जनरल असेंबली। तो यहां पे सिक्योरिटी काउंसिल का रोल आ गया कि नहीं आ गया। अगर मान लीजिए कुछ कंट्री चाहे कि नहीं हम आपको मेंबरशिप नहीं देंगे तो फिर आपका मेंबरशिप रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा। तो सिक्योरिटी काउंसिल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है यूनाइटेड नेशंस के अंदर में। तो कोई ये पूछ सकता है, बहुत ही टेक्निकल चीजें हैं, कि नए कंट्रीज को कैसे मेंबर बनाया जाता है यूएन में। तो आप बोल देना कि जो नए कंट्रीज हैं उनको यूएन जनरल असेंबली में मेंबर बनाने के लिए उनको सिक्योरिटी काउंसिल से रिकमेंडेशन चाहिए और फिर उसको जनरल असेंबली में इसको पास कराना पड़ता है, तब कोई कंट्री उसका मेंबर बनता है। अच्छा, और एक और चीज है, किसी भी संस्था को चलाने के लिए एक ऑफिसर चाहिए कि नहीं चाहिए। आपके कॉलेज को चलाने के लिए एक प्रिंसिपल चाहिए, है ना। यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए वाइस चांसलर चाहिए। सरकार को चलाने के लिए हमें लीडर चाहिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति चाहिए, कैबिनेट मिनिस्टर चाहिए, नेता चाहिए, मंत्री चाहिए, है ना, राज्यपाल चाहिए, मुख्यमंत्री चाहिए। तो उसी तरह से यूएन को चलाने के लिए हमें एक ऑफिसर चाहिए
उसको जो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है, उसका नाम है सेक्रेटरी जनरल। क्या बोलते हैं? हाँ, वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर होता है यूएन का, यानी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। कोई पूछ सकता है कि अच्छा ये चीज बताओ कि अभी आज के दौर के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो, हाँ, अभी करेंट जनरल सेक्रेटरी हैं यूएन। और जो ये साहब हैं सेक्रेटरी जनरल, उनसे ये उम्मीद की जाती है कि ये दुनिया में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए और विकास के लिए काम करेंगे, है ना। सेक्रेटरी जनरल इज एक्सपेक्टेड टू वर्क फॉर वर्ल्ड पीस एंड डेवलपमेंट। सो वही जो यूएन का काम है, वही काम इनको आगे बढ़ाना है कि भाई युद्ध ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, स्टेट्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, और क्या है कि डेवलपमेंट का भी काम हो। डेवलपमेंट का काम इसलिए हो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि शांति स्थापना सिर्फ इससे नहीं होगी कि युद्ध नहीं हो रहे हैं। शांति स्थापना इससे भी होगी कि लोगों के पेट में रोटी है कि नहीं, है कि नहीं है। अगर मान लीजिए कि लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, लोगों को उचित मजदूरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल रही है, बेघरों को घर नहीं मिल रहा है, प्यासे को पानी नहीं मिल रहा है, तो क्या शांति हो पाएगी? आप कितना भी पुलिस थाना खोल दो, है ना, कितने भी पुलिस इंस्पेक्टर, जाबाज पुलिस इंस्पेक्टर को रख दो, है ना। आपने देखा होगा फिल्मों में अमिताभ बच्चन, इंस्पेक्टर विजय, है ना, कितने भी इंस्पेक्टर विजय को आप रख लो इधर उधर कहीं पर भी, हर गली मोहल्ले में, लेकिन चूल्हा ठंडा हो, घर में राशन ना हो, तो शांति नहीं हो सकती है। तो सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज भी काफी इंपॉर्टेंट है पीस लाने के लिए। इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ने सिक्योरिटी काउंसिल के अलावा और भी सारे बॉडीज बनाई है जो कि स्वास्थ्य, कल्चर, डेवलपमेंट, इन सारी चीजों के बारे में काम करती है। मिसाल के तौर पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, इनका काम है कि बीमारी, स्वास्थ्य, चिकित्सा, इससे रिलेटेड चीजों के ऊपर निगाह रखना, उसको मॉनिटर करना, उसको प्रमोट करना। अब आप बताए पोलियो है ना, तो पोलियो एक ऐसा मर्ज है जो अगर पूरी दुनिया से खत्म नहीं होगा तो पोलियो खत्म नहीं होगा। तो एक कोऑर्डिनेशन की जरूरत है कि नहीं, कि नहीं, ग्लोबल कोऑर्डिनेशन। एक मुल्क के खत्म होने से तो नहीं खत्म होगा। मान लीजिए कोई मुल्क बहुत गरीब है, उनके पास दवाई नहीं है, या उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, या दवा खरीदने के लिए बस पैसे नहीं है, तो उनकी अगर आप मदद नहीं करोगे तो आप अपने देश में कितनी भी बीमारी को तुम दूर करोगे, एक ना एक दिन वो बीमारी वहां से आपके देश में भी आएगी, तो आपका काम बिगड़ेगा कि बनेगा? बिगड़ेगा। अगर आपके पड़ोसी के घर में आग लगी हुई है और आप अपने घर में बैठ के सोफा पे बैठ के टीवी देख रहे हो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पड़ोसी का घर जला है, ठीक हो रहा है, तो आपका घर जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा। तो स्वास्थ्य की जो समस्या है वो ग्लोबल है। क्या है? हाँ, एक देश की बात नहीं। कोरोना पैंडेमिक के अंदर में आपने देखा कि कोरोना पैंडेमिक भले ही एक देश में कहा जाता है कि एक देश में वो सामने आया, लेकिन धीरे धीरे इंसान चूंकि पूरी दुनिया में घूम रहा है, तो ये बीमारी पूरी दुनिया में फैली और कितनी तबाही हुई 2 साल पहले कि मैं आपको क्या बताऊं, आप सब जान रहे हैं, है ना। और उसके लिए मेडिसिन बनाना पड़ेंगे, और छोटे कंट्री कहाँ से मेडिसिन बना पाएंगे जिनके पास टेक्नोलॉजी है नहीं। तो WHO का काम है कि हेल्थ से रिलेटेड चीजों पे काम करना। सरकार है, हमारी सरकार है, वो स्वास्थ्य पे बजट बहुत ज्यादा खर्च नहीं करती है। स्वास्थ्य पे और एजुकेशन पे सरकार अपनी आमदनी का 3 से 4 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं करती है। तो सवाल यह है कि थोड़ा और बढ़ा दो, क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हो? आप अगर सरकारी अस्पताल में भी जाओ तो आप ये महसूस करते हो कि भले ही एंट्री पॉइंट पे आपसे फीस मोटी न ली जाए, हो सकता है फीस 1 रुपये हो या 2 रुपये हो या 5 रुपये हो या 10 रुपये हो, है ना, या 50 रुपये हो, लेकिन जैसे आप इंटर करते हो
तो बहुत सारी दवाइयां और बहुत सारे टेस्ट के नाम पे आपके जेब से 4-5 हजार रुपए एक दिन में निकल जाता है कि नहीं निकल जाता है। तो आप देखो कि ये मुल्क इतना बड़ा है, लेकिन इस मुल्क में बहुत सारे अस्पताल में एक्सरे मशीन नहीं है, खून जांच करने की मशीन नहीं है, कुछ टेस्ट मामूली करने के नहीं है, अल्ट्रासाउंड करने के नहीं है। और ग्रामीण इलाकों में तो ऐसा हो रहा है कि महिलाओं को बच्चा जन्म देने के लिए भी सुविधाएं नहीं है, और चाइल्ड मोर्टालिटी, छोटे बच्चे मर जाते हैं बड़े होने से पहले ही, उसकी दर जो है भारत में चाइल्ड मोर्टालिटी बहुत ही हाई है। और मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, इनकी एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है जियां दरेज, क्या नाम उनका? हाँ, वो झारखंड में भी काम करते हैं, आप इंटरनेट पे करेंगे उनकी बहुत सारी स्टोरी आएगी। जियां दरेज ने एक बात लिखी है कि स्वास्थ्य के मामले में बहुत सारे मामलों में, सब नहीं, कुछ मामलों में भारत की जो स्थिति है वो हमारे पड़ोसी गरीब मुल्कों से भी खराब है। देख लो, अगर आपको समझना है कि मुल्क कितना तरक्की कर चुका है तो आप किसी सरकारी अस्पताल में जाके देखो, आप किसी सरकारी स्कूल में जाके देखो, तो आपको तरक्की का एक दूसरा ही चेहरा आपको मिलता है। तो शांति कभी भी नहीं आ सकती है जब तक कि स्वास्थ्य की समस्याएं ठीक नहीं होगी। फिर बहुत सारी स्टोरी ये भी आती है कि WHO को फंड कौन कर रहा है, तो WHO को फंड ये कंट्री कर रही है कि वो कंट्री कर रही है, WHO का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो किसके पक्ष में बोल रहा है, ये भी बहुत सारी राजनीति हो रही है ना। तो WHO के बारे में भी आप उसके वेबसाइट पर जाइए और पढ़िए, स्वास्थ्य से रिलेटेड क्या क्या वो करते हैं, उनका क्या विजन है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप चीज एक बताइए, आजकल हर तरफ ग्लोबलाइजेशन में भी हमने पढ़ा, ये जगदीश भगवती जी को मैंने हम लोगों ने क्लास में शुरू किया, ग्रोथ 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 ग्रोथ। तो ग्रोथ अगर बहुत ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन अगर लोगों की तरक्की नहीं होगी तो वो देश का ग्रोथ होने का कोई मतलब नहीं है। मिसाल के तौर पे, अगर इस इलाके में 100 लोग रहते हैं जिसमें से 10 बिजनेसमैन रहते हैं, सो 10 बिजनेसमैन की आमदनी है 10-10 करोड़, ठीक है। तो अगर टोटल एवरेज हम करेंगे तो हर इंसान की आमदनी बहुत हजार हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, लेकिन रिक्शा वाले की तो आमदनी 5,000 भी नहीं है। तो सिर्फ देश में माल जमा होने से नहीं होगा, माल किसके पास है और किसके पास नहीं है, इस मुल्क में ही नहीं पूरी दुनिया में चंद अमीर लोग संसाधन के ज्यादा से ज्यादा हिस्सों पे कब्जा करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि दिल्ली में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास कई कई मकान है, कई कई फ्लैट हैं, गाड़ी है, बिल्डिंग है, सब कुछ है। और बहुत सारे लोग हैं कि जो एक कमरे में 10 लोग या 8 लोग या 6 लोग या 5 लोग गुजारा कर रहे हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है उनको? तो डेवलपमेंट से नहीं, डेवलपमेंट का असली मतलब है कि जब लोग स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार इस मामले में भी आगे बढ़े। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, भारत में बहुत सारे राज्य हैं, केरला जो है, केरला आप में से कोई गए हैं? केरला कोई गए हैं? आप गए हैं? आप कहां से हैं? बोलिए किस स्टेट से हैं आप? अच्छा, यू आर फ्रॉम केरला। सो केरला इज डूइंग फार बेटर इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एजुकेशन देन मेनी अदर स्टेट्स इन नॉर्थ इंडिया, है कि नहीं? एम आई राइट? जो नॉर्थ इंडिया के मुकाबले में केरला बहुत ही ज्यादा तरक्की कर रहा है ना, क्योंकि वहां पे इस बात को जोर दी जा रही है, इस बात की कि हमें स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट, तो हमें डेवलपमेंट को देखना होगा बहुत ही अलग तरीके से। तो यूएनडीपी का मतलब यह है कि यहां पे डेवलपमेंट को सिर्फ ग्रोथ तक रिड्यूस नहीं किया गया है कि सरकार का खजाना भर गया तो देश आगे बढ़ गया, नहीं, सरकार का खजाना तो बढ़ा लेकिन आम आदमी को क्या मिला, यह भी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद आप देखेंगे यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, ह्यूमन राइट्स को कहते हैं हिंदी में मानवाधिकार, है ना। तो मानवाधिकार का मतलब यह है कि अगर आप जन्म लिए हैं, अगर आप इंसान हैं, चाहे आप किसी भी देश के वासी हो, चाहे आपका रंग कुछ भी हो, चाहे आप कोई भी जबान बोलते हो, चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो,
आप सब लोगों को के पास एक अधिकार है, जीने का अधिकार है ना, आपका मानवाधिकार है, उस अधिकार को कभी भी छीना नहीं जा सकता। लेकिन हो क्या रहा है कि हर जगह मानवाधिकार पे हमले हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? हमले हो रहे हैं। इनकाउंटर भी होता है कि नहीं होता? होता है। आप लोग भी अखबार में पढ़ते हो कि इनकाउंटर हो गया, फलाना का इनकाउंटर हो गया। सब आप देखते होंगे कि मिडिल क्लास कभी कभी इसको बहुत सेलिब्रेट करता है, अरे ये बहुत ही बदमाश था, इमीडिएटली इसका इनकाउंटर हो गया, ठीक हुआ, कोर्ट कचहरी के चक्कर में जाता था, बहुत लंबा खींच जाता है। ये बहुत ही गलत सोच है। फिर तो आप कानून कायदे को मानते ही नहीं है, फिर अदालत को बंद कर दीजिए। अदालत का क्या कहना है कि अगर मेरे ऊपर कोई भी इल्जाम लगा है और मुझे जेल डालने से पहले आप क्या करेंगे कि मुझे भी बोलने का एक मौका देंगे। अगर आपने मेरा इनकाउंटर कर दिया तो क्या आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया? नहीं दिया ना। तो आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में मानवों के ऊपर हमला हो रहा है, मानवाधिकार का वायलेशन हो रहा है, बहुत आधार पे होता है। महिला हैं इसलिए आपका होगा, अगर आप काले हैं तो गोरे लोग आपके साथ करते हैं, आप लोअर कास्ट हैं तो अपर कास्ट आपके साथ कर रहे हैं। अगर आप मान लीजिए किसी एक स्टेट में जाएंगे तो दूसरे स्टेट के लोग आपको पीटना शुरू कर देते हैं, कहे ना भागो 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 आउटसाइडर, भागो यहां से भागो। होता है कि नहीं? एक देश में दूसरे देश के लोगों को भी भगाया जाता है। रिफ्यूजी का भी प्रॉब्लम आपने सुना होगा, एक देश से दूसरे देश में वो क्या होता है, वो उजड़ जाते हैं वहां से, युद्ध की वजह से, बहुत सारी वजह से। तो एक ह्यूमन राइट्स का भी बहुत बड़ा इशू है ना, ह्यूमन राइट्स का भी बहुत बड़ा इशू है। आपको गिरफ्तार कोई कर सकता है लेकिन गैर कानूनी तौर से नहीं कर सकता। कोई मार नहीं सकता है आपको, आपका इनकाउंटर नहीं कर सकता। आप ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि मीडिया बार बार इसको दिखा रहा है और कहीं ना कहीं हम उस जोश और जुनून में हम बह जाते हैं। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स के बारे में भी काम कर रहा है। उसके बाद क्या है, यूनाइटेड नेशन की एक अलग बॉडी है जिसका नाम है यूनिसेफ, जो कि चिल्ड्रन से रिलेटेड है, बच्चों से रिलेटेड, वो उनके विकास के लिए काम कर रहा है ना। बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं, आपने शहर में भी कुछ देखा होगा, उनके लोगो और ये सब सारी चीजें हैं। फिर एक और है, रिफ्यूजी का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। युद्ध होता है, इस देश के लोग उधर भाग जाते हैं, उधर चले जाते हैं। जैसे हमारे देश में भी बहुत सारे देशों के रिफ्यूजी हैं यहाँ पे, है ना। यूक्रेन में वार हो रहा है, तो यूक्रेन और रशिया का रिलेशंस खराब हुआ तो बहुत सारे रिफ्यूजी भागते हैं कि नहीं भागते हैं। और कई बार क्या होता है कि वहां की सरकार भी खुद के लोगों का दमन करना शुरू कर देती है। आपने रोहिंग्या मुसलमानों का नाम सुना होगा। वो क्या था कि रोहिंग्या मुसलमान जो थे वो उनको उन्हीं की देश में उनको प्रताड़ित किया गया तो भाग गए इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए। बहुत सारे लोग अभी दिल्ली में भी और कहीं कहीं भी है ना। तो आप देखेंगे पूरी दुनिया में ये समस्याएं हैं। जूस के बारे में, यहूदियों के बारे में भी आपने देखा होगा कि यहूदियों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी में उनके साथ बहुत ही प्रताड़ना किया गया। तो ये सबके साथ ये समस्याएं हैं। तो रिफ्यूजी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप इस तरह से देखेंगे कि यूनाइटेड नेशंस जो है इसका काम सिर्फ और सिर्फ युद्ध को रोकना नहीं है, उसका काम यह भी है कि वो सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के लिए भी काम करे, है ना। जैसे वो स्वास्थ्य के ऊपर काम कर रही है, शिक्षा के ऊपर काम कर रही है, एजुकेशन के ऊपर काम कर रही है, गरीबी और को दूर करने के लिए भी उसके प्रोग्राम चल रहे हैं। फिर गैर बराबरी के ऊपर उसकी रिपोर्ट आती है कि कहाँ गैर बराबरी बढ़ गई। तो ये सारा चीज यूएन का आप देखेंगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। और यूएन का सबसे बड़ा रोल ये है कि चूंकि बहुत सारे कंट्रीज आपस में बाउंड्री, नेशन स्टेट की बाउंड्री को जैसे अलग अलग बटे हुए हैं, तो एक बॉडी आपको चाहिए हमें ऊपर से जो उनके बीच में कोऑपरेशन करे, है ना, एक प्लेटफॉर्म पे उनके बीच में लाएं। लेकिन यूएन का क्रिटिसिज्म यही है कि यूएन में सिर्फ बातें होती हैं, जमीन पे बहुत असर नहीं दिख रहा है, जमीन पे बहुत असर नहीं दिख रहा है। और दूसरी बात ये हो रही है कि यूएन को फंड करने वाले जो कंट्रीज हैं वो अमीर देश हैं, इसलिए कई बार जाने और अनजाने में वो उनके दबाव में आ जाते हैं। तो अब यूएन के ऊपर सवाल आएगा तो आप लोग लिख लेंगे। और एक चीज आप लोग वादा कीजिए कि आप लोग यूएन के जितने भी वेबसाइट हैं एक बार आप लोग जाएंगे और विजिट करेंगे, कुछ वीडियो भी देखेंगे, कुछ उस तरह की जो चीजें देखेंगे कि नहीं देखेंगे। फिर आप लोग नोट्स बनाएंगे और एग्जाम में जो मैंने बोर्ड पर पॉइंट लिखा है उसको हूबहू उसको कॉपी नहीं मारना है, भाषा लैंग्वेज देना है उसके साथ, ठीक है। अगर आप लोगों के कोई सवाल है तो आप लोग बोलिए।